डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अंजलि लेक्चरर। इस वीडियो में मैं आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन क्लास दे रही हूं। जैसा कि मैंने आपको अगली वीडियो में बताया, मैंने बहुत दिन हो गया वीडियोस डाले, इसलिए मैं अगर आपको नोट्स बनाना है और चैप्टर वाइज हेडिंग को लिखना है तो जल्द से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल में मैं आपको क्लास 10th के जूलॉजी बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगी और नोट्स भी बनाऊँगी, क्योंकि आप सभी का नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो जल्द से जल्द हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट को बायोलॉजी क्लास 10 का सेकंड यानी दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया था। चलिए चैप्टर 2 शुरू करते हैं। मैंने आपको फिर से बता देना है, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 10 का है, ठीक। और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ा दिए थे, मैंने चैप्टर 2 शुरू करना है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? श्वसन एवं श्वसन तंत्र। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि मैं आपको इंग्लिश में भी सारे नाम बताऊंगी, क्योंकि आपको इंग्लिश आगे बहुत ज़रूरी भी है और जानते भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। नॉलेज आपको पता है वेस्ट नहीं जाता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन एवं श्वसन तंत्र। इसको इंग्लिश में रेस्पायरेशन एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पायरेशन मतलब श्वसन एंड एवं रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। पहली हेडिंग क्या है इस चैप्टर में? श्वासोच्छ्वास या सांस लेना। इसी को श्वासोच्छ्वास या सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। तो मैंने आपको, आप नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको ये सब याद रहे, आप भूले ना, और याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगा। अगला इसका मैं डेफिनेशन बता दो। वातावरण यानी कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं? वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण तथा CO2 युक्त वायु को वातावरण में मुक्त करने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी कि वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु, जो ऑक्सीजन युक्त यानी O होता है, को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना तथा CO2 युक्त वायु को वातावरण में मुक्त करने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगली हेडिंग है श्वसन यानी रिस्पायरेशन। श्वसन किसे कहते हैं? या श्वसन की परिभाषा क्या होगी? श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अपघटन, ब्रैकेट में मैंने अपघटन लिखा है, फिर से आप कंफ्यूज ना होइएगा, देख लीजिए। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होने, यानी अपघटन जो है यह ऑक्सीकरण के फलस्वरूप है। अपघटन ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। यानी अपघटन जो है वही ऑक्सीकरण की फलस्वरूप अपघटन की जो ऊर्जा मुक्त होती है अपघटन से, उसी को श्वसन कहते हैं। अगली हेडिंग है श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। आप श्वसन के प्रकार देख लीजिए। श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, एक अनाक्षी यानी अवायवीय श्वसन और एक आक्षी यानी वायवीय श्वसन। मैंने इंग्लिश भी बता रखा है। अनाक्षी या अवायवीय का होगा एनारोबिक रिस्पायरेशन, आक्षी या वायवीय का श्वसन का होगा एरोबिक रेस्पायरेशन। अब हम बात करते हैं पहले हेडिंग्स की, यानी कि अनाक्षी या अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि O2, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि 28 किलो कैलोरी मुक्त होती है। अनाक्षी या अवायवीय श्वसन कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी O2 के अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बहुत कम मात्रा में ऊर्जा यानी 28 किलो कैलोरी मुक्त होती है। अनाक्षी या अवायवीय श्वसन कहलाती है। आगे देखते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल भी मैं बता दे रही हूँ, जैसे बैक्टीरिया और कवक। इनमें O2 के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन
O2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन की क्रिया होती है। इनमें O2 के अनुपस्थिति में आंशिक रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्रिया होती है, जिसे बैक्टीरिया और कवक में होती है। ये एग्जाम्पल है इसके कुछ, जैसे कि ग्लूकोज देख लीजिए, इनका ग्लूकोज है जो C6H12O6, यानी इसका अनाक्सीय श्वसन कराने पर 2C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 28 किलो कैलोरी एनर्जी, यही इसका एग्जाम्पल है। ये बैक्टीरिया और कवक में ये इसका कैसे ये वर्क करता है वो है रिएक्शन। आगे देखते हैं सेकेंड हेडिंग, ऑक्सीय वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन के उपस्थिति में, पहले में क्या था ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, दूसरे में है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन पदार्थों के, ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्बन पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा, उसमें क्या था बहुत कम मात्रा में और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी कि 673 किलो कैलोरी मुक्त होने की प्रक्रिया ऑक्सीय श्वसन कहलाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि C6, जैसे इसमें भी ग्लूकोज था, इसमें भी ग्लूकोज है, बस उसमें अनाक्सीय श्वसन कराया गया और इसमें ऑक्सीय श्वसन, इसमें कार्बोनेट पहले ही है। इसका ऑक्सीय श्वसन के फलस्वरूप क्या होगा, CO2 H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी एनर्जी, ये इसकी क्रिया है। अब इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़रूरी पूछता है, ये आप इम्पोर्टेंस में नोट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में ही ये क्वेश्चन फंस जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्वसन का ग्राफीय निरूपण, जैसे ये एक क्वेश्चन में पूछता है कि श्वसन का ग्राफीय निरूपण बताइए या समझाइए, ठीक है। 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको पूछ सकते हैं। आप अभी से अपने 10th क्लास की तैयारी किए रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये सब 12th में भी है। वैसे तो चैप्टर में हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। श्वसन का ग्राफीय निरूपण, यानी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को पता ही है, C6H12O6। एक अगर C6H12O6 का एक अणु हो, यानी ग्लूकोज का एक अणु हो, तो उसका ग्लाइकोलिसिस होने पे क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। यही इसका ग्राफीय निरूपण है। आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप रिवाइज भी करें, मैं आपको इसलिए बार बार कह रही हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपको आएगा। तो श्वसन का ग्राफीय निरूपण फिर से देख लीजिए, ग्लूकोज का एक अणु अगर ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन हो, यानी तो उससे क्या प्राप्त होगा, CH3CH COOS के 2 अणु प्राप्त होंगे, यानी पायरुविक एसिड के 2 अणु प्राप्त होंगे। मैंने आपको लिख के बताया ताकि आपको मेरे बोलने से ना समझ में आए, तो आपको देख के समझ में जाए। तो अगर ग्लूकोज का एक अणु है, यानी ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड के 2 अणु प्राप्त होंगे, यानी CH3, पायरुविक एसिड का सूत्र होगा CH3CH COOH इन ब्रैकेट में, ओके। इसके बाद क्या है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके आगे और भी है। अब यहाँ ही तो मेन है, देखिए यहाँ पे O2 के एब्सेंस में, जैसे कि ऑक्सीय और अनाक्सीय, जैसे यहाँ पे हो गया ऑक्सीय श्वसन, यहाँ पे अनाक्सीय श्वसन हो गया। तो पहले O2 के एब्सेंस में और O2 के प्रेजेंस में, यानी ये ऑक्सीय श्वसन हो गया, और ये अनाक्सीय यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी ये एनारोबिक हो गया और ये एरोबिक हो गया। अब इसका अगर रिएक्शन मतलब करवाएंगे, क्रिया O2 के एब्सेंस में करवाएंगे और O2 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। पहले देखते हैं O2 के एब्सेंस में, यानी कि अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है, क्या प्राप्त होंगे, 2C2H5OH प्लस 2CO2 28 किलो कैलोरी, यानी बैक्टीरिया एंड फंगस में। मैंने वही क्रिया बताई है, यानी अनाक्सीय और ऑक्सीय श्वसन जो होता है उसी को क्वेश्चन में पूछता है, श्वसन का ग्राफीय निरूपण। और बस आपको ग्लूकोज की उपस्थिति में बताना है, ग्लूकोज का एक अणु लेना है, उसमें ग्लाइकोलिसिस करा के पायरुविक एसिड का 2 अणु प्राप्त होगा। उसके बाद आप
अब्सेंस, O2 के अब्सेंस में और O2 के प्रेजेंस में देखेंगे। तो जैसे कि क्रिया में उसमें भी वही था, वही क्रिया मैंने यहाँ पे श्वसन का ग्राफीय निरूपण है, तो इसमें इस तरीके से होगा। आपको पूरी क्रिया विधि बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2C2H5OH पहले ही उसमें देखा था आपने अनाक्षी श्वसन में, आप वीडियो रिव्यू करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद 2CO2 और प्लस 28 किलो कैलोरी। और वही जब ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी प्रेजेंस में हो तो C6CO2 प्लस CH2O यानी वाटर एंड 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। यानी ये तो बैक्टीरिया एंड फंगस में था, और ये ह्यूमन, काऊ, डॉग, लायन, फ्रॉग, फिश, हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी एरोबिक, हम लोग एरोबिक में आते हैं। ये हम लोग ऑक्सीश्वसन यानी हम लोग श्वसन लेते हैं। कुत्ते, बिल्ली ये सब भी श्वसन लेते हैं। बस क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगस ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इनका कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? वे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या, फिर से देख लीजिए, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? वे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे श्वसन तंत्र कहते हैं, जैसे नाक, नासागुहा, फेफड़ा इत्यादि। आगे देखते हैं। आगे है मानव श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके मानव रेस्पिरेटरी किसे कहते हैं? जो अंग भाग लेते हैं। अब उस अंग तंत्रों के नाम जानेंगे हम, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। वे अंग जो मानव के श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। अगर बिल्ली के, कुत्ते के, वो सबके अलग होते हैं, थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। वैसे हम यहाँ पे मानव के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी है तो अभी इसमें मानव के बारे में पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान में जानवरों के बारे, मतलब कि जंतु विज्ञान में मानव के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन निर्जीव मतलब कुत्ते, बिल्ली, जानवरों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो वे अंग जो मानव के श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। तो अगली हेडिंग है, मतलब पूरी मानव श्वसन तंत्र की क्रिया या उसके तंत्र के लाइन वाइज सारे नाम देख लेंगे हम। मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित भाग हैं। पहला क्या है? नासिका। दूसरा नासागुहा, नासिका यानी नोज, नासागुहा यानी नोसल कैविटी, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, श्वास नली यानी ट्रैकिया, फेफड़ा यानी लंग्स, प्राथमिक श्वसनी यानी प्राइमरी ब्रांची, कुपिका यानी एवियोली, डायफ्राम यानी डायफ्राम, श्वसन तंत्र यानी लेरिंग्स। ये सब श्वसन मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित भाग हैं, जो इस तरीके से है, इस प्रकार से है, जो इस प्रकार से है। अब इसकी संरचना के बारे में हम जान लेते हैं कि इस संरचना में कैसे कैसे कहाँ पे हैं। आगे मैंने संरचना पहले से ही बना रखा है, मानव श्वसन तंत्र की संरचना है, इसे देख लेते हैं फिर से यहाँ से। ठीक, अब ये देखिए, नासिका, मानव श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है नासिका। नासिका यानी जो नाक के पास होते हैं, नासिका यहाँ से हम लोग नाक में छोटे छोटे रोम के समान संरचना आते हैं जो धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। नासिका के बाद है नोसल कैविटी यानी नासागुहा, फिर उसके बाद फेरिंग्स है यानी ग्रसनी है, फिर उसके बाद लेरिंग्स है, श्वसन तंत्र है, फिर एवियोली है जो फेफड़ों में वायवी होते हैं, कुपिकाएँ होते हैं उसे, फिर यहाँ पे डायफ्राम है और यहाँ पे लंग्स यानी फेफड़ा है, और यहाँ पे एक श्वास नली होती है, ग्रास नली होती है, एक ट्रैकिया, और एक श्वास नली यानी ग्रास नली यानी ओसोफिगर्स। ये संरचना मैं फिर से बना देती हूँ, आप देख लीजिए, आपको बनाने भी आ जाएगा। पहले स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। ये मुख है, यहाँ पे नासिका यानी नोज है, ये फेरिंग्स का भाग है,
ये नासागुआ यानी नोज कैविटी। यहाँ से एक नली जाती है आगे, जहाँ की दो भाग में वो बढ़ती है, एक ग्रास नली एक श्वास नली। ग्रास नली यानी ओसोफिगस, श्वास नली यानी ट्रैकिया। ये है श्वास नली जो दोनों फेफड़ों से ज्वाइंट होती हैं। ये है हमारा लंग्स, और इसमें शाखाएं पाई जाती हैं, और इसमें वायवीय श्वसन होने के कारण यहाँ पे ये ऑक्सीजन है ये सब। ये डायफ्राम है हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बता दे रही हूँ। आपको डेफिनेशन से पहले आप फिगर ड्रॉ करना होगा। अगर फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको डेफिनेशन लिखने या समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो पहले आप फिगर एक सिंपल से पेज में, या जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप फिगर ड्रॉ करें। फिगर ड्रॉ करने के बाद डेफिनेशन पढ़ें, लिखें और समझें कैसे कैसे वो उस पर खुद को इमेज करें कि हम कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे क्या है कि है या नहीं है, तो आपको समझ में आएगा। ये सबको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। अगर समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। तो पहले हम नासिका के बारे में बात कर लेते हैं। नासिका यानी नोज। यह मानव श्वसन तंत्र का प्रथम भाग है, जो वातावरण में दो छिद्रों द्वारा खुलता है। मैंने आपको कहा कि आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और याद भी जल्द हो जाएगा। यानी कि यह मानव श्वसन तंत्र का प्रथम भाग है, जो वातावरण में दो छिद्रों द्वारा खुलता है। आपने नोज देखा है तो उसमें दो छिद्र होते हैं, उसमें रोम के समान, जैसे वो श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है, प्रथम भाग होता है, उसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। इतना तो ये है, लेकिन आपको इतना भी जानना है कि उसमें रोम के समान संरचना होती है। जो धूल कणों, ये एक्स्ट्रा मैं बातें बता रही हूँ कि आपको उसमें रोम के समान संरचना जो धूल कणों को अंदर जाने से रोकती है। अगर चल भी जाता है तो बहुत तेज़ी से छींक आ जाती है। अब बात करते हैं नासा गुहा की, यानी नोसल कैविटी। नोसल कैविटी क्या है? यह मानव श्वसन तंत्र, मैंने पहला चैप्टर पढ़ा इसलिए बार बार मानव आहार न निकल जा रहा है, उसके लिए सॉरी, लेकिन श्वसन तंत्र आप ध्यान दीजिएगा। यह मानव श्वसन तंत्र का दूसरा भाग होता है। ये प्रथम भाग था और ये दूसरा भाग है। यह मानव श्वसन तंत्र का दूसरा भाग होता है, जो खोखला होता है। इसकी आंतरिक सतह पर रोम होते हैं तथा आंतरिक सतह से नोज के ये तो दो छिद्र, वो सॉरी मैंने गलत बता दिया। ये प्रथम भाग होता है जिसमें रोम के समान संरचना उसके दूसरे भाग में होता है। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, इसी की चीज़ें बताई थी। चलिए आगे देख लीजिए फिर से एक बार। ये मानव श्वसन तंत्र का दूसरा भाग होता है, जो खोखला होता है। इसकी आंतरिक सतह पर रोम होते हैं तथा आंतरिक सतह से श्लेष स्रावित होता है, जो वायु में उपस्थित धूल कण, मिट्टी आदि को दूर कर वायु को शुद्ध करता है। यानी आपने अपने नोज में भी देखा होगा या सभी के नोज में नासागुआ यानी नोसल कैविटी, उसमें श्लेष स्रावित होता है, जो कि धूल कणों से दूर करता है, वायु को शुद्ध करता है। यह मानव श्वसन तंत्र का दूसरा भाग होता है, जो खोखला होता है। इसकी आंतरिक सतह पर रोम होते हैं तथा आंतरिक सतह से श्लेष स्रावित होता है, जो वायु में उपस्थित धूल कण को, मिट्टी आदि को दूर कर वायु को शुद्ध करता है। यानी हमें जो बाहर ही हमारे नोसल कैविटी में ही सारे वायु शुद्ध हो जाते हैं और हम जो सांस लेते हैं वो शुद्ध होकर ही अंदर जाता है। जैसे पानी को प्योरीफिकेशन के लिए मशीन आती है, वैसे ही हमारे सिस्टम में हमारे मानव श्वसन तंत्र या मानव आहारी नाल देख लीजिए, पूरा सिस्टम ही वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रसनी यानी फेरिंग्स। यह कुपिका के समान संरचना होता है, जहाँ मुखगुहा तथा नासागुहा दोनों खुलती है। यानी कि यह कुपी के समान संरचना होती है, जहाँ मुखगुहा तथा नासागुहा
दोनों खुलती है। यह निचले स्तर पर 2 छिद्रों द्वारा खुलता है, एक ग्रास नली, दूसरा श्वास नली। मैंने आपको पहले बताया, ग्रास नली यानी ओसोफिगर, श्वास नली यानी श्वास नली यानी कि ट्रैकिया। अगला है श्वसन तंत्र। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र क्या है? यानी लेयरिंग्स। यह ग्रास नली तथा श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है, साथ में यह ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी यह आपने देखा होगा, ऐसी संरचना थी जिसमें एक ग्रास नली और एक श्वास नली थी। तो यह ग्रसनी तथा श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है, साथ में यह ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी कि यहीं से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हम बोलते हैं, जो हम चिल्लाते हैं, जो कुछ भी हम अपने मुंह से ध्वनि निकालते हैं, वो श्वसन तंत्र से ही निकलती है। उसके आगे देखते हैं श्वास नली यानी ट्रैकिया। यह लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है। यह लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो ग्रसनी से दोनों फेफड़ों के मध्य एक फैली होती है, एक थैली होती है, फैली होती है, सही है। यह लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो ग्रसनी से दोनों फेफड़ों के मध्य तक फैली होती है। जहाँ यह दो भाग में बंटकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिसे प्राथमिक श्वसनिकाएं कहते हैं। यानी कि फिर से देख लीजिए, यह लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जैसे कि एक ओसोफिगस है, एक फेरिंग्स यानी श्वास नली और ग्रास नली है, ट्रैकिया। यह लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो ग्रसनी से दोनों फेफड़ों के मध्य तक फैली होती है, जहाँ यह 2 भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिसे प्राथमिक श्वसनिकाएं कहते हैं। अब प्राथमिक श्वसनिकाएं क्या है उसे देख लेते हैं। प्राथमिक श्वसनिकाएं यानी प्राइमरी ब्रांची। यह श्वास नली का प्रथम विभाजन होता है, जो फिर से ये मेन पॉइंट है, यह श्वास नली का प्रथम विभाजन होता है, जो 2 भागों में विभाजित होकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करता है। एक ऐसे फेफड़े में गया था, आप फिगर ड्रॉ करके अच्छे से समझ सकते हैं, एक ऐसे फेफड़ों में गया था। यह प्राथमिक श्वास नली का प्रथम विभाजन होता है, जो 2 भागों में विभाजित होकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करता है, तथा यह लगातार द्वितीय तृतीय श्वसनी में विभाजित होता है। यह लगातार द्वितीय तृतीय श्वसनी में विभाजित होता है। आगे देखते हैं फेफड़ा या फुफ्फुस यानी लंग्स। फेफड़ा यानी लंग्स किसे कहते हैं? इसे फुफ्फुस भी कहते हैं। यहाँ 7वां भाग है, देख लेते हैं। मानव में 2 फेफड़े उपस्थित होते हैं, जैसा कि मैंने फिगर में बताया। मानव में 2 फेफड़े उपस्थित होते हैं, जो पसलियों द्वारा सुरक्षित होता है। यह खोखला संरचना धारण करता है, जहां वायु संचित होती है। जो मैंने एक में ड्रॉ करके ऐसे सर्कल बनाए थे, वहीं पर वायु संचित होता है। एक में शाखाएं के जैसे संरचना थी। मानव में 2 फेफड़े उपस्थित होते हैं, जो पसलियों द्वारा, फिर से देख लीजिए, जो पसलियों द्वारा सुरक्षित होता है। यह खोखला संरचना धारण करता है, जहां वायु उपस्थित होता है। अगली हेडिंग है कुपिकाएं। श्वसनी पुनः विभाजित होकर श्वसनिकाओं का निर्धारण करता है, जो पुनः विभाजित होकर कुपिकाओं का निर्माण करता है। कुपिकाएं फेफड़े तथा रुधिर से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। एक बार फिर से इस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे। श्वसनी पुनः विभाजित होकर श्वसनिकाओं का निर्धारण करता है, जो पुनः विभाजित होकर कुपिकाओं का निर्माण करता है। कुपिकाएं फेफड़े तथा रुधिर से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यानी प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन को आदान और CO2 को प्रदान करते हैं। कुपिकाएं फेफड़े तथा रुधिर से, जो कुपिकाएं हैं फेफड़े तथा रुधिर से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। अगले हेडिंग है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? आगे देख लेते हैं डायफ्राम को। डायफ्राम यह धनुष के आकार का, ऐसे नीचे स्तर पे धनुष यहीं से
यहीं से मानव नल का जैसे आत वात का भाग है, लेकिन इसके पहले जितनी भी है सब ऑक्सीजन के भाग श्वसन तंत्र के भाग हैं। डायफ्राम यह धनुष के आकार की संरचना होती है, यह ऐसे बैंड की होती है, थोड़ी धनुष की जैसी होती है, जो दोनों फेफड़ों के नीचे स्थित होते हैं। यह वक्ष गुहा तथा उदर गुहा को पृथक करने का कार्य करता है। यह श्वासोच्छ्वास के क्रिया में संकुचन तथा अनुशीतलन के क्रिया में सहायक करता है। इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। फिर से देख लीजिए, यह धनुष के आकार की संरचना होती है, यह धनुष के आकार की संरचना होती है, जो दोनों फेफड़ों के नीचे स्थित होती है। यह वक्ष गुहा तथा उदर गुहा को पृथक करने का कार्य करता है। यह श्वासोच्छ्वास के क्रिया में संकुचन तथा अनुशीतलन के क्रिया की सहायता करता है। इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। वह यानी अनैच्छिक यानी जैसे पलकों का भी एक अनैच्छिक क्रिया जो अपने आप होती है, जो हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो अपने ही क्रिया में, वो अपने मन से अपनी क्रिया करती हैं। ऐसे ही यह डायफ्राम है जो अनैच्छिक क्रिया वो अपने से वो क्रिया करता है। यहीं पे डायफ्राम है, जैसे कि ऊपर मैंने डेफिनेशन बताया, यही ये डायफ्राम है और ये फेफड़े हैं, लंग्स हैं दोनों। यहाँ पे कुपिकाएं होती हैं इसमें फेफड़ों में, जो CO2 का आदान प्रदान करती हैं। आगे देखते हैं, फिर आप फिगर बना के अच्छे से समझ लीजिएगा जितना मैंने डेफिनेशन लिखवाए हैं। आगे चलते हैं। श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर, यानी श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर, ये भी एग्जाम में पूछता है। इसमें इस पेज पे मैं आपको सभी के अंतर, यानी जो एग्जाम में पूछ सकते हैं उन सभी के अंतर लिखवाएंगे। मैंने चैप्टर में जितनी चीज़ थे उन्हें पढ़ा दी हैं। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन टॉपिक उठाता है उसे भी देख लीजिए। वो सब तो आते ही हैं, समझना भी जरूरी है, लेकिन आप क्रिया जानेंगे तो अंतर आसानी से लिख लेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है। चलिए देख लेते हैं, श्वसन एवं श्वसन में अंतर, ये एग्ज़ाम टॉपिक है, इसे भी इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। मैंने यही नहीं आगे भी बताया है। पहले आप इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसे अलग कॉपी पे बनाए, नहीं तो समझ में आ जाए तो अपने राइटिंग में, अपने भाषा में जो आपको याद है वो लिखे। देख लेते हैं श्वसन एवं श्वसन तंत्र में अंतर। तो चलिए अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या है, श्वासोच्छ्वास में और श्वसन में अंतर है। तो पहले देख लेते हैं श्वासोच्छ्वास, यह एक भौतिक क्रिया है, और श्वसन क्या है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। यह एक भौतिक क्रिया है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। यह क्या है, यह एक चरण में पूर्ण होती है, यह 2 चरण में पूर्ण होती है। यानी श्वासोच्छ्वास 1 चरण में पूर्ण होती है, श्वसन 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिकाओं के बाहर संपन्न होती है, यह कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लिखेंगे, यह एग्जाम में अवश्य यानी जरूर पूछता है। यह एक 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ये देख लीजिए, यह एक भौतिक क्रिया है और श्वसन क्या है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास यह एक चरण में पूर्ण होती है, श्वसन यह 2 चरणों में पूर्ण होती है। श्वासोच्छ्वास इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और श्वसन इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। श्वासोच्छ्वास यह कोशिकाओं के बाहर संपन्न होती है और श्वसन यह कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। श्वासोच्छ्वास इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है और श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। मैंने वही चीज दोबारा से लिखा है, आप इसे अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास श्वसन में अंतर मैंने पहले ही बताया, यह भौतिक क्रिया है, यह जैव रासायनिक क्रिया है। यह 1 चरण में पूर्ण होती है या 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिकाओं के बाहर संपन्न होती है, यह कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। आप इसे अच्छे से समझ के स्क्रीनशॉट मार के लिख लेंगे तो अच्छा ही होगा।
आगे चलते हैं। आगे की हेडिंग है श्वसन एवं दहन में अंतर। श्वसन क्या है और दहन क्या है, ये दोनों में अंतर एग्जाम में तो आएंगे ही, लेकिन आप जानते रहिए, क्या पता आ ही जाए, और आती ही हैं, इम्पॉर्टेंट ही हैं। श्वसन एवं दहन। श्वसन क्या है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और दहन यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन में ऊर्जा कई चरणों में मुक्त होती है, दहन में ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है, बस समझ लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। श्वसन क्या है, श्वसन में अधिकांश ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, अधिकांश ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, और दहन अधिकांश ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। और अगला है श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है, दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। या चार मैंने अंतर लिखवाए हैं। पहला था ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन में ऊर्जा कई चरणों में मुक्त होती है, दहन में ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। अधिकांश ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, अधिकांश ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है, दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। अगली हेडिंग मैंने क्या है बताया, अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन में अंतर। यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंतर याद करें चाहे डेफिनेशन याद करें, यह दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन में अंतर। अनाक्षी श्वसन क्या है और आक्षी श्वसन में अंतर मैं दिखा देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यानी इसमें O2 अनुपस्थित होता है और इसमें O2 उपस्थित होता है, यानी इसमें अब्सेंस, इसमें प्रेजेंट। और दूसरा क्या है, इसमें खाद्य पदार्थों के आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल तथा CO2 बनता है। जैसा मैंने आपको रिएक्शन करके बताया, रिएक्शन करके बता दिया था, इसमें खाद्य पदार्थ के आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल तथा CO2 बनता है। इसमें खाद्य पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में, यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें कितनी थी, 28 किलो कैलोरी। अगली है तीसरा अंतर है, यह निम्न कोटि के जीवों जैसे जीवाणु तथा कवक में पाया जाता है, और ये उच्च कोटि के जीवों जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में, लास्ट वाली देख लिए, इस प्रक्रिया में 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें खाद्य पदार्थों के फलस्वरूप CO2 तथा मुक्त होता है। ये मैंने आगे पीछे हो गया, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली हेडिंग दूसरी वाली। इसमें खाद्य पदार्थ के आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल तथा CO2 बनता है। इसमें खाद्य पदार्थ के फलस्वरूप CO2 तथा H2O बनता है। और ये वाला देख लीजिए, इस प्रक्रिया में 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, और इस खाद्य पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में 673 किलो ऊर्जा मुक्त होती है। अगर आपको समझ में आया है तो आप समझ में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखवा दिया है। लिख लेंगे तो या बना लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और नोट्स तो आप बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।